1773 से एक सिलसिला चालू हुआ और हर बार ब्रिटिश एक्ट जब लाया गया तो उसका एक ही मकसद था और वो था भारत पे कंट्रोल। लेकिन 1947 में एक एक्ट आया जिसने ब्रिटिश पार्लियामेंट को ही बाहर कर दिया। ना कॉन्स्टिट्यूशन दिया, ना सिस्टम बताया, बस एक चीज दी, एंड दैट वाज कंप्लीट पावर। और यही वजह है कि गवर्नमेंट एग्जाम्स में इस एक्ट को बार बार पूछा जाता है। जी हाँ, आज हम बात करेंगे इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947 की, जिसकी वजह से भारत को आज़ादी मिली। So hello everyone, welcome back. Welcome to part 28 of our Indian Polity lecture series, and today we are going to discuss Indian Independence Act. आपको मैं बताना चाहूंगा कि हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि पॉलिटी का फर्स्ट चैप्टर होता है, उस चैप्टर के तहत ये हमारा लास्ट टॉपिक होने जा रहा है, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट। नेक्स्ट वीडियो से हम देखेंगे सेकेंड चैप्टर ऑफ इंडियन पॉलिटी, दैट इज मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सो कौन कौन से टॉपिक हम कवर अप करने वाले हैं, पहले हम बैकग्राउंड देखेंगे, उसके बाद फिर हम इनैक्टमेंट ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट की बात करेंगे, नेचर ऑफ एक्ट की बात करेंगे, सेलिएंट प्रोविजंस क्या थे इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट के वो हम देखेंगे, हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस क्या है इस एक्ट का उसे हम समझेंगे, और कंसिक्वेंसेस क्या हुए जब पार्टीशन हुआ उसे भी हम जानेंगे, एंड फाइनली कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस देखेंगे। सो बैकग्राउंड की अगर हम बात करें तो हमें पता है कि कैबिनेट मिशन प्लान जो है वो फेल हो चुका था। कैबिनेट मिशन प्लान ने प्रपोज किया था वन यूनियन का, ठीक है, और यूनियन बना के रखने के लिए, पार्टीशन को अवॉइड करने के लिए ग्रुपिंग का प्रोविजन जो है वो रखा गया था प्रोविंसेस का। बट यही जो प्रोविजन था ये कोर डिस्प्यूट का कारण बनता है। कांग्रेस कहती है कि ग्रुपिंग जो है वो ऑप्शनल है, मुस्लिम लीग कहती है कि जी नहीं, ग्रुपिंग जो है वो कंपलसरी है। आगे क्या होता है, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है वो इंटरवीन करती है और ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा एक अनाउंसमेंट किया जाता है ऑन 6 दिसंबर 1946, और ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है वो कहती है कि अनविलिंग जो सेक्शंस हैं उनके ऊपर कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो इम्पोज नहीं किया जाएगा, कोई जोर जबरदस्ती नहीं की जाएगी, और ऑफिशियली फर्स्ट टाइम ये एक्सेप्ट कर लिया गया कि पॉसिबिलिटी है दैट दो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है वो बन सकती है। देन कंस्टिट्यूएंट असेंबली की हम बात करें तो जो संविधान सभा बनाई गई थी, कंस्टिट्यूएंट असेंबली बनाई गई थी, उसकी फर्स्ट मीटिंग जो है 9 दिसंबर 1946 को होती है, जिसे मुस्लिम लीग के द्वारा बाइकआउट कर दिया जाता है, और ये असेंबली जो है मुस्लिम लीग के बिना ही अपना काम जो है वो शुरू कर देती है। ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से वापस एक स्टेटमेंट आता है 20 फरवरी 1947 को, और ये स्टेटमेंट दिया जाता है उस समय के प्राइम मिनिस्टर क्लेमेंट एटली के द्वारा, और उस स्टेटमेंट में ये बताया गया कि इंडिया को हम आज़ादी दे देंगे बाय जून 1948। और इस स्टेटमेंट से साफ पता चल गया कि पार्टीशन जो है वो अनअवॉइडेबल है, अब पार्टीशन को अवॉइड नहीं किया जा सकता है, पार्टीशन अब होके रहेगा। आगे फिर माउंटबेटन जो है वो वाइसरॉय बन के आता है इंडिया में, वो वॉवेल को रिप्लेस करता है, और माउंटबेटन जैसे ही इंडिया में आता है तो वो पावर ट्रांसफ़र के काम को एक्सेलरेट कर देता है, क्योंकि उसके मन में यही था कि जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी पावर को ट्रांसफ़र किया जाए और यहाँ से निकला जाए। पार्टीशन जो है वो एक्सेप्ट कर लिया जाता है। पंजाब एंड बंगाल में इलेक्शंस करवाए जाते हैं, और इलेक्शन का रिजल्ट ये आता है कि एक ग्रुप जो है वो कह देती है कि हाँ हमें अलग होना है, एंड फाइनली वहाँ पे सेपरेशन जो है होता है। रेफरेंडम जो है नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस एंड सेलहेट में कराया जाता है, और पार्टीशन को फाइनल रूप जो है वो दिया जाता है। सो नाउ विद दिस बैकग्राउंड वी विल नाउ मूव टू इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947। सो इनैक्टमेंट ऑफ द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट, इंडियन इंडिपेंडेंस बिल जो है वो ब्रिटिश पार्लियामेंट में 4 जुलाई 1947 को इंट्रोड्यूस किया गया, और रॉयल एसेंट जो है 18 जुलाई 1947 को मिल जाता है। सो आप देख सकते हैं कि कितनी जल्दीबाजी थी ब्रिटिश गवर्नमेंट को, और कितनी जल्दीबाजी में ये बिल जो है वो पास किया गया ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा। फिर ये एक्ट इफेक्ट में आता है 15 अगस्त 1947 से, और जून 3 1947 का जो प्लान माउंटबेटन प्लान दिया गया था उसको लीगल इफेक्ट जो है वो मिल जाता है बाय इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947। ओके, नेचर ऑफ दिस एक्ट क्या था? सो मोस्ट आउटस्टैंडिंग फीचर जो हमें याद रखना है इस एक्ट के बारे में वो ये है कि बाकी जितने भी एक्ट्स आए थे
राइट फ्रॉम 1858 टू 1935 वो सब एक कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क देके जा रहे थे। बट ये जो 1947 का इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट था, ये कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं देके जा रहा था भारत को, बल्कि ये भारत को आज़ादी देके जा रहा था और भारतीयों को ये अधिकार देके जा रहा था कि भारतीय जो हैं अपना संविधान खुद बना सकते हैं। सो सेलिएंट प्रोविजंस की हम बात करें इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 की, तो सबसे पहले हमें याद रखना होगा कि इस एक्ट ने ब्रिटिश रूल को इंडिया से ख़त्म कर दिया फ्रॉम 15 अगस्त 1947। मतलब इस दिन से भारत जो है वो आज़ाद हो गया। इंडिया एंड पाकिस्तान जो है वो दो डोमिनियन बन जाते हैं फ्रॉम 15 अगस्त 1947। और इंडिया कब तक डोमिनियन रहा ब्रिटेन का? तो 15 अगस्त 1947 से लेकर इंडिया जो है 25 ऑफ जैन 1950 तक डोमिनियन रहता है इंग्लैंड का। ठीक है, उसके बाद 26 जनवरी 1950 को जब हम अपना संविधान लॉन्च कर देते हैं तो हम रिपब्लिक अपने आप को घोषित करते हैं और उस दिन से हम टोटली फ्री सोवरेन इंडिपेंडेंट कंट्री बन जाते हैं। ओके, दो डोमिनियन जो है क्रिएट किए गए थे, एक को डोमिनियन ऑफ इंडिया कहा गया, दूसरे को डोमिनियन ऑफ पाकिस्तान कहा गया। और दोनों के पास ये राइट था कि वो ब्रिटिश कॉमनवेल्थ से बाहर निकल सकते थे, बट दोनों ने ज्वाइन करके रखा। ठीक है, प्रीवियस वीडियो में हमने इंडिया के रिस्पेक्ट में बात किया था कि इंडिया ब्रिटिश कॉमनवेल्थ का पार्ट है या नहीं है, और क्यों बीइंग ए रिपब्लिक कंट्री इंडिया जो है वो ब्रिटिश कॉमनवेल्थ का आज भी हिस्सा है। कंस्टिट्यूएंट असेंबली की अगर हम बात करें तो कंस्टिट्यूएंट असेंबली को यह पावर दिया गया था कि वो अपना संविधान जो है खुद बना सकते हैं और कोई भी ब्रिटिश एक्ट जो है इंक्लूडिंग इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट उसको भी वो चाहे तो रिपील कर सकते हैं, हटा सकते हैं। और जब तक नया कॉन्स्टिट्यूशन बन नहीं जाता तब तक कंस्टिट्यूएंट असेंबली जो है वही फंक्शन करेगी डोमिनियन लेजिस्लेचर का, यानी कानून बनाने का भी जो काम है वो काम कंस्टिट्यूएंट असेंबली ही करने वाली थी, ये बात भी बता दी गई थी। फिर हम बात करते हैं इंटरिम गवर्नेंस की। तो जब तक इंडिया को डोमिनियन स्टेटस मिला हुआ था तब तक यहाँ पे किस हिसाब से रूल किया जाता, इंटरिम कॉन्स्टिट्यूशन कौन सा होता? तो कहा गया कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 जो है वही इंटरिम कॉन्स्टिट्यूशन रहेगा जब तक भारत का संविधान बन के तैयार नहीं हो जाता। और ये जो इंटरिम कॉन्स्टिट्यूशन था इसके अंदर मॉडिफिकेशन अलाउड थे कि नहीं? तो जी हाँ, मॉडिफिकेशन अलाउड थे, यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में इंडियंस चाहते तो बदलाव कर सकते थे और वो अधिकार इंडियंस को दिया गया था। और कहा गया था कि टिल 31 मार्च 1948 जो चेंजेज है वो फाइनली साइन किए जाएंगे गवर्नर जनरल के द्वारा। ओके, एंड आफ्टर 31 मार्च 1948 कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है वो खुद से चेंजेस जो है ला सकती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के अंदर, और वो इंटरिम कॉन्स्टिट्यूशन को कंटिन्यू कर सकती है जब तक नया संविधान जो है वो बन के तैयार नहीं हो जाता, तब तक की ही ये बात की जा रही है। ओके, सो पोजीशन ऑफ गवर्नर जनरल, ऑफिस ऑफ वाइसरॉय जो था वो एबलिश कर दिया गया था, खत्म कर दिया गया था, और दोनों जो डोमिनियन थे यानी इंडिया एंड पाकिस्तान उनको एक गवर्नर जनरल दिया गया। बट ये ऐसे ही अपने मन से नहीं दिया गया था, ये थोपा नहीं गया था। एक्चुअली जो डोमिनियन कैबिनेट था उसके द्वारा नाम जो है वो रेफर किया गया था ब्रिटिश क्राउन को, और ब्रिटिश क्राउन ने फिर गवर्नर जनरल जो है वो अपॉइंट किया था इंडिया का एंड पाकिस्तान का। एंड विद रिस्पेक्ट टू पाकिस्तान यू हैव टू रिमेंबर कि मोहम्मद अली जिन्ना जो है वो गवर्नर जनरल बनता है, प्राइम मिनिस्टर नहीं बनता है। प्राइम मिनिस्टर जो है फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान का वो कौन बनता है? लियाकत अली खान। ठीक है, तो आपको ये पॉइंट जो है वो याद रखनी है। तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि उस समय इंडिया का गवर्नर जनरल कौन था। ओके, एंड साथ ही साथ आप ये भी बताइए दैट हु वाज द फर्स्ट इंडियन टू बिकम द फर्स्ट एंड द लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। ओके, एंड गवर्नर जनरल को पावर दी गई थी रॉयल एसेंट प्रोवाइड करने की बिल्स को, बट उसके पास कोई राइट नहीं था ब्रिटिश वीटो का, या वो बिल्स को रिजर्व नहीं रख सकता था। देन एंड ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट्री कंट्रोल, यानी 15 अगस्त 1947 से कोई भी ब्रिटिश एक्ट जो पास किया जाता ब्रिटिश पार्लियामेंट में वो बिल्कुल भी एप्लीकेबल नहीं होता इंडिया पे ऑटोमेटिकली। ठीक है, जब तक इंडियन जो पार्लियामेंट थी यानी डोमिनियन लेजिस्लेचर उस चीज़ को जब तक एक्सेप्ट ना करना चाहे तब तक ब्रिटिश एक्ट जो थे वो ऑटोमेटिकली इंडिया के ऊपर अप्लाई नहीं हो सकते थे। साथ ही साथ
ब्रिटेन के ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी फॉर गवर्नेंस ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान आफ्टर 15 अगस्त 1947। यानी इंडिया और पाकिस्तान में 15 अगस्त 1947 के बाद कुछ भी अगर होता है तो उसके लिए ब्रिटेन जो है वो बिल्कुल भी रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेगा। ये बात जो है वो क्लियरली मेंशन कर दी गई थी। देन लैप्स ऑफ पैरामाउंट सी, मतलब क्या हुआ कि ब्रिटिश क्राउन जो है उसके पास अब ना कोई अथॉरिटी है, ना कंट्रोल है, ना ही कोई अधिकार है कि वो इंडियन मैटर्स में इंटरफेयर कर सके। और ये कब से? 15 अगस्त 1947 से। ठीक है, प्रिंसली स्टेट्स को कहा गया कि वो फ्री हैं कि वो इंडिया को ज्वाइन कर सकते हैं या वो पाकिस्तान को ज्वाइन कर सकते हैं, और टेक्निकली हम कहें तो वो इंडिपेंडेंट थे। उनकी मर्जी थी कि वो इंडिया को ज्वाइन करना चाहें या पाकिस्तान को ज्वाइन करना चाहें। एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस की अगर हम बात करें तो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया का पोस्ट जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के द्वारा लाया गया था, वो पोस्ट जो है वो 1947 में ख़त्म कर दिया गया, एबलिश कर दिया गया, और इस पोस्ट को रिप्लेस किया गया विद सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर कॉमनवेल्थ अफेयर्स के द्वारा। देन ब्रिटिश जो राजा रानी हैं वो अब एम्पेरर ऑफ इंडिया नहीं कहला सकते थे अपने आप को फ्रॉम 15 अगस्त 1947। सिविल सर्विसेज के रिस्पेक्ट में बात की गई थी कि कोई भी सिविल सर्विस का अपॉइंटमेंट जो है ब्रिटिश सरकार के द्वारा नहीं किया जाएगा, और जो भी सिविल सर्वेंट्स एग्जिस्टिंग ऑफिसर्स हैं उनकी सर्विस जो है वो रिटेन रखी जाएगी, जो बेनिफिट्स उनको दिए जाते हैं वो कंटिन्यू रहेंगे जब तक उनका टेन्योर पूरा नहीं हो जाता। हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस की अगर हम बात करें तो इस एक्ट के बाद ब्रिटिश क्राउन के ऊपर इंडिया जो है वो डिपेंडेंट नहीं रहता है। दो डोमिनियन बन के निकलते हैं, एक इंडिया और एक पाकिस्तान, जो कि अपने आप में इंडिपेंडेंट होते हैं। इस एक्ट के द्वारा ये मार्क हो जाता है कि लीगल एंड हो जाता है ब्रिटिश इंपीरियल अथॉरिटी का इंडिया के ऊपर से। साथ ही साथ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल सोवरेंटी जो है उसकी भी शुरुआत हो जाती है इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 के आने की वजह से। एटली ने क्या कहा? तो एटली का ये बहुत ही फेमस स्टेटमेंट है, द स्वान सॉन्ग ऑफ ब्रिटिश पावर इन इंडिया। इसका मतलब क्या हो जाता है? क्यों ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि ये जो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947 है ये स्वान सॉन्ग ऑफ ब्रिटिश पावर इन इंडिया है? बिकॉज वो बताना चाहता था दैट इट वॉज द फाइनल फेज और द लास्ट एक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया बिफोर इट्स कंप्लीट एंड। सो कंसिक्वेंसेस क्या हुआ? पार्टीशन जब हुआ बंगाल एंड पंजाब का, तो बहुत ही ज़्यादा लोगों को माइग्रेट होना पड़ा एक जगह से दूसरे जगह, एंड राइट्स जो हैं, दंगे जो हैं, वो बहुत ही भयंकर रूप से फैले हुए थे। नियर अबाउट 10 से 12 मिलियन लोग जो हैं उनको अपना गांव, घर, शहर जो है वो छोड़ना पड़ा, एंड नियरली 1 मिलियन लोग जो हैं वो मारे गए थे उस दौरान। इंडिया एंड पाकिस्तान जो है वो डोमिनियन के रूप में इमर्ज होते हैं विद इन ब्रिटिश कॉमनवेल्थ, एंड लॉर्ड माउंटबेटन जो है वो फर्स्ट गवर्नर जनरल बनता है इंडिपेंडेंट इंडिया का। तो मैंने जो 2 सवाल पूछे थे आपसे लेक्चर के बीच में, उसका एक जवाब तो आपको यहाँ पे मिल जाता है, बट लेट मी नो द आंसर ऑफ सेकेंड क्वेश्चन, दैट हु वाज द फर्स्ट इंडियन टू बिकम गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। ओके, कमेंट सेक्शन में इसे जरूर मेंशन कीजिए। अब कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है, कंसिडर द फॉलोइंग इवेंट्स इन इंडियन हिस्ट्री। पहला स्टेटमेंट, फॉर्मेशन ऑफ द इंटरिम गवर्नमेंट। दूसरा, अनाउंसमेंट ऑफ माउंटबेटन प्लान। थर्ड, फर्स्ट सिटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। यानी हमें बताना है कि कौन सा पहले हुआ, कौन सा उसके बाद, और कौन सा सबसे लास्ट में हुआ। तो इसके लिए आपको डेट्स जो हैं वो याद होना चाहिए। तो फॉर्मेशन ऑफ इंटरिम गवर्नमेंट का डेट क्या है? 2 सितंबर 1946। ओके, देन अनाउंसमेंट ऑफ माउंटबेटन प्लान, तो ये तो आया है 1947 में, 3 जून 1947। एंड फर्स्ट सीटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ये कब हुआ था? तो 9 दिसंबर 1946। तो अब इस हिसाब से हमें अरेंज कर लेना है। तो जब हम अरेंज करेंगे तो हमें क्रोनोलॉजी क्या मिलेगी? तो हमें मिलेगी 1, 3 एंड 2, मतलब
सबसे पहले क्या हुआ, फॉर्मेशन ऑफ इंटरिम गवर्नमेंट हुआ, उसके बाद क्या हुआ, फर्स्ट सिटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, एंड फाइनली अनाउंसमेंट ऑफ माउंटबेटन प्लान। ओके, सेकंड क्वेश्चन, with reference to the Mountbatten Plan of 3rd June 1947, consider the following statements. पहला statement कह रहा है partition of Punjab and Bengal was to be decided by referendum. तो लॉर्ड माउंटबेटन प्लान जो लाया गया था उसके हिसाब से फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो सही है कि गलत है, ये हमें बताना है। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि पार्टीशन ऑफ बंगाल एंड पंजाब जो है वो डिसाइड किया गया था रेफरेंडम के द्वारा। क्या ये स्टेटमेंट सही है? तो जी नहीं, ये सरासर गलत है। ठीक है, देन अगर हम फर्स्ट स्टेटमेंट को काट देते हैं और ऑप्शंस पे आते हैं तो यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट है तो इसलिए ये रॉन्ग हो गया, ये रॉन्ग हो गया, ये रॉन्ग हो गया, आंसर हमें मिल जाता है ऑप्शन बी 2 एंड 3 जो है वो स्टेटमेंट सही है। Members of the provincial legislature of Punjab and Bengal were to vote in separate parts. Exactly. ठीक है, रेफरेंडम नहीं होना था, जो प्रोविंशियल लेजिस्लेचर के मेंबर्स थे वही वोट करने वाले थे दो पार्ट में बंटकर। देन नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस एंड सेलहेट जो है वो डिसाइड करते फ्यूचर बाय रेफरेंडम, तो ये स्टेटमेंट भी सही है। सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। कुछ डाउट्स अगर रह गए हो या अपनी कोई बात मुझ तक पहुंचाना चाहते हो तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा टू गेट द लेटेस्ट नोटिफिकेशन। मिलूंगा मैं अगले वीडियो में, और अगले वीडियो में हम सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे, दैट विल बी मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू, जय हिंद।